चलो इंडस्ट्री से क्वेश्चन आंसर करा देते हैं। इंडस्ट्रीज के बच्चे हैं ना, दोनों करा देंगे। क्या वो कोई बात नहीं, हम टॉपिक से थोड़ा थोड़ा लगा देते हैं और फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं। अरे सर हमें अपनी टीचर ने नहीं पढ़ाया। देखो चलो नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तुम पहले रिद्धि के साथ बैठती थी, फिर अब जब से तुम उसके पास नहीं बैठती उदास रहती हो। देखने से तो नहीं लगता तो है मुझे। पहले हंसती रहती थी जब रिद्धि के पास, ज्यादा कम हो गया उसके पास बैठो खुश रहो। सर गौरव भी आ ही जाएगा एक दो दिन। हाँ गौरव आ जाएगा। हाँ, चलो जब तक नहीं आ रहा अच्छा ही। थोड़ा झगड़ा वगड़ा भी ठीक है। झगड़ा लोकेशन देखो, इंडस्ट्री कहाँ बनाई जाएगी? जहाँ से रॉ मटेरियल पास हो, जहाँ से लेबर पास हो, जहाँ से मार्केट पास हो, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो, बिजली इलेक्ट्रिसिटी आ रही होगी तो ही इंडस्ट्री रन करेगी। इलेक्ट्रिसिटी वाटर की भी जरूरत पड़ती है इंडस्ट्री में, बहुत ज़्यादा पानी की भी जरूरत पड़ती है। तो इस तरीके से जैसे टेक्सटाइल में बहुत सारा वॉशिंग के लिए, पेपर इंडस्ट्री में भी पल्प को धोने के लिए बहुत सारा पानी चाहिए। तो कई इंडस्ट्री ऐसी हैं, केमिकल इंडस्ट्री में भी बहुत पानी चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें चाहिए जरा फिगर देखो, बुक में एक बना हुआ है। तो इंडस्ट्री के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? सर कैपिटल, ट्रांसपोर्ट, यानी लोकेशन की बात करें, कैपिटल की बात नहीं कर रहे हैं। लोकेशन देखो ना, वो सर लोकेशन तो उसमें मतलब उसकी लैंड, रिक्वायरमेंट, लैंड का प्रोक्योरमेंट हो सके, गवर्नमेंट उसे लैंड दे सके, पावर बिजली आए, इलेक्ट्रिसिटी, रॉ मटेरियल पास हो। अगर ये सारी चीजें मिलेंगी, लेबर चीप हो, लेबर चीप हो, कैपिटल, कैपिटल आप ठीक बोल रहे हैं, तो कैपिटल भी होना चाहिए, है ना? पैसा, कैपिटल का क्या मतलब है? मनी। इन्वेस्टमेंट, और दैट इज क्या, वो वहां से मार्केट भी पास होनी चाहिए, सामान बनाते जाओ। ठीक है, लोकेशन के लिए अब कैपिटल यहाँ क्यों लिखा है मुझे पता नहीं चल रहा है, लेकिन बाकी तो सबको मुझे सब पता है। ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए तभी लोकेशन, उसी हिसाब से लैंड होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, रॉ मटेरियल पास में हो, ये सारी चीजें। अब आगे कैपिटल होगा तभी तो मतलब ये सब खरीद पाएंगे। खरीद पाएंगे, लेकिन यार लोकेशन से कैपिटल का क्या मतलब? कैपिटल है तो तुम कहीं भी खरीदो, पैसा। लोकेशन खरीदने के लिए भी कैपिटल चाहिए। हाँ, मतलब लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन। तो अब वो कैपिटल से क्या लेना देना? तुम्हारे पास पैसा है, तुम गुजरात में खरीदो, कहीं पर भी पैसा है तो कहीं भी खरीदो, नहीं उस पे पैसे से थोड़ी डिपेंड होता है, बहुत और चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखो इंडस्ट्रियल सिस्टम, इंडस्ट्रियल सिस्टम का क्या मतलब है? कैसे इंडस्ट्री काम करती है? इसमें इनपुट होता है, प्रोसेस होता है। इनपुट, इनपुट डालो इसमें तो फिर वो चीज क्या होती है? चीज में प्रोसेस, और फिर प्रोसेस से क्या बनता है? आउटपुट। तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए इनपुट में? रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर, ठीक है, इनपुट में लेबर भी देना पड़ेगा, और रॉ मटेरियल, लेबर, पावर, और इसके अलावा मनी, कैपिटल भी इनपुट में डालना पड़ेगा, पावर, फिर आउटपुट होगा तो वो ट्रांसपोर्ट की जरूरत होगी। वैसे ट्रांसपोर्ट यहाँ इनपुट में भी चाहिए, सामान लाने के लिए। फिर ये मशीन, प्रोसेस किसके थ्रू होता है? थ्रू मशीन।
और बनेगा क्या, प्रोडक्ट्स। यही सिस्टम है। ओके, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, इनपुट में ट्रांसपोर्ट भी चाहिए। और क्या होगा, स्पिनिंग, वीविंग, जिनिंग, डाइंग, प्रिंटिंग। ये प्रोसेस कौन कौन सा है, स्पिनिंग से थ्रेड बनता है, जिनिंग से थ्रेड मजबूत होता है, पक्के किए जाते हैं। फिर इसके अलावा वीविंग से क्या बनता है, कपड़ा बनेगा। और डाइंग से क्या होगा, कलर होगा। और प्रिंटिंग भी हो सकती है, डिजाइन। एक बार कलर कर लिया तो प्रिंट करो उस पर कुछ, प्रिंटिंग, ये सारी चीजें। एंड आउटपुट इज द शर्ट यू वियर। ये सब करोगे तो बनेगा क्या, शर्ट। इंडस्ट्रियल रीजन जरा देखो मैप में, वर्ल्ड मैप में इंडस्ट्रियल रीजन देखो। अमेरिका में सबसे बड़ा अमेरिका में। मुंबई इंडियंस, चेन्नई से। देखो अमेरिका में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, वर्ल्ड इंडस्ट्रियल रीजन। इंडिया में देखो चेन्नई में है, गुजरात में है, कलकत्ता में है, मुंबई से, गुजरात नहीं है, मुंबई में भी है ना। अरे नाम नहीं लिखा, गुजरात तो है ना, गुजरात नहीं दिख रहा, नाम ही नहीं लिखा लिखा नहीं है। लेकिन ये सूरत, अहमदाबाद बहुत बड़े इंडस्ट्रियल रीजन, वो कलर है, नीचे। वो सब पास में ही है। मुंबई से थोड़ा ही ऊपर तो वो है, देखो ना, हाँ, ये तुम देख नहीं रहे हो क्या, ये सूरत और अहमदाबाद बहुत बड़े इंडस्ट्रियल हैं, सब सामान सस्ता मिलता है। दिल्ली भी कलर नहीं, कोई बात नहीं। अब इसमें लिखो तो बताओ वर्ल्ड के इंडस्ट्रियल रीजन क्या है, वर्ल्ड इंडस्ट्रियल रीजन कौन कौन से हैं। नॉर्थ अमेरिका में है तो अमेरिका के उत्तर में जरा देखो, आपको दिख रहा है ईस्ट अमेरिका उसके नॉर्थ हिस्से में, नॉर्थ में तो ठीक नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा ऊपर है। और क्या क्या है, वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, सर वर्ल्ड इंडस्ट्रियल बेल्ट, वेस्टर्न एंड सेंट्रल, क्या आप चीज बता रहे हो, यूरोप। यहाँ देखो ये कहलाता है वेस्टर्न यूरोप और ये कहलाता है सेंट्रल यूरोप। यूरोप छोटा सा तो है ही है, उसके वेस्ट और सेंट्रल पार्ट। और इसके अलावा ईस्टर्न एशिया, ईस्टर्न एशिया में तुम कहाँ देख रहे हो अविश, इसमें पता चल रहा है, नाम बताओ कुछ ईस्टर्न एशिया के। सर चाइना, ईस्टर्न, ईस्ट में देख लो तो देखो जापान दिखाया जा रहा है, हांगकांग, चाइना, और क्या है, हांगकांग, बीजिंग, हांगकांग। जावा, ईस्ट में देखो सारा, जावा, कोरिया, हांगकांग, जावा, कोरिया, सर कोरिया, जावा, ठीक है, फिलीपींस। ये सारी चीजें, फिलीपींस। और इसके अलावा ईस्टर्न एशिया मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स जो भी है वो सी पोर्ट के पास लोकेटेड है, क्योंकि वहां से सस्ता पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट कर दो। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स कहाँ लोकेटेड है, सी पोर्ट, वहीं बनाया वहीं से लोड कर दिया। तो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स समुद्र के पास है, आर नियर सी पोर्ट्स। अब इन इंडिया बताइए कहाँ कहाँ पर है, मुंबई और चेन्नई, चेन्नई, गुजरात भी है ना, हाँ, वेस्ट बंगाल भी है क्या, नहीं भी है। और इसी तरीके से अहमदाबाद, देखो अहमदाबाद है, हुगली है तो वेस्ट बंगाल है, ठीक है, हुगली वही है, हुगली नदी के पास, वहां पर हुगली की जो रीजन है। और अहमदाबाद हो गया, छोटा नागपुर ये मध्य प्रदेश का है, विशाखापट्टनम, दिल्ली, मेरठ, थोड़े लिख दोगे तो ठीक है, नोएडा, नोएडा है ना, डेवलपमेंट अथॉरिटी, दैट इज दिल्ली, नोएडा,
अब देखो, सर इंडस्ट्रियल बेल्ट। हाँ full form of Noida. That is North Okhla Industrial Development Authority. It is city Noida. of Uttar Pradesh that comes under Gautam Okhla, Nagar UP में। district. This city is So managed by North- New Okhla Industrial Development बस Authority, ठीक है। i.e. Noida, and hence the name of the city. Development Authority. देखो, नॉर्थ ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये दिल्ली के बगल में, आ जाओ। नॉर्थ ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, विशाखापट्टनम। उनको आधे घंटे पहले छोड़ दिया था, 1.5 घंटे पढ़ाया था। हाँ तो उन्होंने बोला कि सर जा रहे हैं। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। इंडिया में कहाँ कहाँ पर है? आगे देखो, इंडस्ट्रियल डिजास्टर। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि कभी कभी इंडस्ट्री में कुछ हो सकता है? तो हाँ, भोपाल में एक ऐसी घटना हुई थी, वहाँ गैस का रिसाव हो गया था, जहरीली गैस, और उसकी वजह से शहर के बीच में इंडस्ट्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। एक तो शोर बहुत होता है, और वो लोग जो केमिकल का पानी वो जमीन के अंदर ही डाल देते हैं, तो क्या जमीन के अंदर का पानी जहरीला हो जाएगा? और फिर जब आप बोरवेल खोदोगे तो उससे जो पानी निकलेगा, क्या वो सही नहीं होगा? तो इसलिए वैसे तो डालना ही नहीं चाहिए जमीन के अंदर, क्योंकि जमीन के अंदर फिल्टर्ड वाटर है। तो इसलिए जो लोग ऐसा करते हैं वो गड़बड़ करते हैं। अब अफ्रीका में ऐसा होता है, वो लोग जमीन के अंदर डाल देते हैं, वहाँ ज़्यादातर लोगों को स्किन डिसीज है, तो कहीं कई तरीके की डिसीज है, सोराइसिस है, बहुत तरीके की बीमारी है, अलग अलग सफ़ेद दाग नहीं हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो यहाँ पर जो तुम्हारे में दिया है, तो भोपाल की घटना पढ़ो जरा। तो there is one of the world industrial disasters occurred in Bhopal around 0030, यानी जब 12:30 बजे थे, लोग सो रहे थे, तो एक मिथाइल आइसोसाइनेट जो कि जहरीली गैस है, किसी इंडस्ट्री में रिलीज हो गई, और उसकी वजह से क्या हो गया? ये पेस्टिसाइड्स फैक्ट्री थी। पेस्टिसाइड्स क्या होता है? जो कीड़ों को मारने के लिए होता है। और वो पूरे शहर के लोग पहले तो सोते सोते मर गए, जिनको पता चला कि दम घुट रहा है वो भागे, तो रास्ते में मर गए। तो आप सुबह वो शहर के लगभग 30% लोग ऐसे ही मर गए। हाँ, सो दैट इज भोपाल्स डिजास्टर। इसे आपको देखना चाहिए, ये हमारे सामने की घटना है। सर रेलवे में सामने की नहीं, मतलब उसी टाइम की हुई थी। अब वही थे। मैं उस समय, और जानते हो उस फैक्ट्री का मालिक कौन था? सर एक अंग्रेज था, और राजीव गांधी ने उसको प्लेन में बैठाल कर राहुल गांधी के पिता ने भेज दिया, और वहां पे बोल दिया बुश साहब से, सर मैंने आपके आदमी को भेज दिया, इसे कोई सजा नहीं दी जाएगी। लाखों लोगों का हत्या, कितना चापलूस। अनिकेत से लेना देना नहीं है, अनिकेत क्या करेगा? सर आदमी खराब है तो क्या करेगा? टाइम मशीन थोड़ी ना कि मैं वहाँ पे जाके रोक दूँ उसको। डेलिबरेटली उसको स्पेशल उसमें भेजा, प्राइवेट प्लेन। देखो ये बता रहे हैं ना। अब देखो, भोपाल गैस कांड। According to Wikipedia, सर भोपाल गैस ट्रेजेडी थी। भोपाल गैस कांड, ये देखो। आओ, What happened in Bhopal gas tragedy? तो ये देखो, इतने सारे लोग मर गए थे भोपाल गैस ट्रेजेडी में। सर ये सब बताता है।
और ये देखो, ये 2 तारीख की वो रात अगर याद कर लो तो 2 तारीख की रूह कांप जाती है। ये कहानी है भोपाल गैस ट्रेजेडी की। कोई कह रहा हमारा पति नहीं है, कोई कह रहा हमारी बीवी नहीं। राजीव गांधी ने भगा हादसे दिया के लिए पूरी फैक्ट्री का ये वाला हिस्सा जिम्मेदार था, क्योंकि सच्चाई तो ये है कि 1960 कारण यूसीआईएल फैक्ट्री बात समझेंगे 2 दिसंबर 1900। देखो यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन, इस चक्कर में कंपनी ने मेंटेनेंस करना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था। समझ में आ गई बात? तो उसको भगा भी दिया गया था और इंडस्ट्रियल डिजास्टर हो गया। अब ये देखिए, पहले हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी, हम लोग अमेरिका के चापलूस थे, अब हमारी इंडिपेंडेंट है, हम अमेरिका को हड़का देते हैं। पहले वी वर फ्लैटरर्स। अब ये देखिए, इन्हीं लोगों ने अपनी जो नेवी है ना, विराट, जहाँ विक्रांत को ले गए थे बहुत दूर, वहां पर नया साल मनाने, और वहां सेना, वहां बॉर्डर से हटा दिया। राजीव गांधी, सोनिया गांधी, तब तक तो ये 6 साल के बच्चे थे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सबको लेके वो नया साल बना रहे थे। और जो नेवी का हेड था वो उनको चाय सर्व कर रहा, ऐसा बना रखा था सेना को अपना नौकर बना रखा। इंडस्ट्रियल डिजास्टर लिखो सर, यूट्यूब में आप लोग देख सकते हैं डिजास्टर। ना वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर कब अकर हुई? 3 दिसंबर, 2 तारीख की रात को या 3 दिसंबर की सुबह। तो इन भोपाल गैस ट्रेजेडी क्या हुआ? ऑन 3 दिसंबर 1984 at 0030 AM कितने लोग मारे गए? 20,000 प्लस। ठीक है, पॉइजनस गैस वाज लीक्ड एंड 20,000 पीपल वर किल्ड। अभी भी जो बच गए वो अपंग है। पॉइजनस गैस वाज लीक्ड, एंडरसन भाग गया है, एंड 20,000 people were killed. किसी को ब्लाइंडनेस हो गई, किसी को डिसऑर्डर हो गया, किसी का इम्यून सिस्टम इम्प्योर हो गया। इससे क्या पता चलता है? एक दूसरा देखो, 23 दिसंबर 2005 को क्या हुआ? एक गैस का कुआं ब्लो आउट हो गया, फट गया, और उससे 9,000 लोग मर गए और इवैक्यूएटेड। 9,000 लोग मर गए, कई लोग भाग भी नहीं पाए। सो ऑन 23 दिसंबर 2005 इन चाइना एक गैस वेल ब्लो आउट, फट गया। एक गैस वेल ब्लो आउट, ब्लू आउट, and 9,000 people were killed. तो इसलिए इससे पता चलता है इंडस्ट्री हमें कहाँ बनानी चाहिए? शहर के बीच में नहीं बनानी चाहिए। इसलिए इंडस्ट्रियल एरिया अलग है। नोएडा एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाया गया था, लेकिन सब लोग जो वहाँ काम करने वाले हैं वो नोएडा में ही बसना चाहते हैं, वहीं जा जाके बस भी गए। बनाया जाता है ना अलग, अदरवाइज बनाया इसीलिए गया था कि दिल्ली में नहीं बन सकता है, लेकिन दिल्ली के पास बनाया और लोग सब नोएडा में ही मकान ले लेके बस गए। मतलब जैसे ये भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, तो मतलब जैसे केमिकल का मिथाइल आइसोसाइनेट, हाँ, तो वो तो मतलब हवा में चली गई ना। हाँ, तो फिर उसको मतलब किया कैसे? मतलब हवा को तो मतलब हवा में धीरे धीरे घुल गई, जहाँ दूर गई तो उससे उतना पॉइजनस नहीं रहा। हवा तो बहुत दूर, धीरे धीरे उसका कम हो गया असर, दूर फैल गई, लेकिन जो आसपास के लोग थे वो मारे गए। है तो पेस्टिसाइड, थोड़ा पेस्टिसाइड तो हम लोग खाने में भी खाते हैं, वही सब है, तो क्या हो जाता है? कुछ नहीं होता, लेकिन एक साथ जिसने लिया उसको तो चला गया। अगला देखिए, तो हमें क्या करना चाहिए? अगले पेज पे देखो, रिस्क रिडक्शन मेजर पढ़ो, लिखा है अगले पेज पे, रिस्क रिडक्शन मेजर। हमें क्या करना चाहिए?
पहली चीज, इंडस्ट्री शुड बी अवे फ्रॉम डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स। इंडस्ट्री को वहां नहीं बनाना चाहिए जहां लोग रहते हो, नहीं तो शोर ही इतना ज्यादा होगा। शुड बी, और कोई मिसहैप हो गई, अवे फ्रॉम डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स, पहली बात। दूसरी बात, people staying near industry should be aware of the possible effects if accident occurs। सर जो पास में रहते, हाँ ये जो आपने लिखा है चाइना वाला, हाँ, उसमें 9,000 people were injured and 243 people died। अच्छा ये सही करो, 243 people died और 64,000 लोग इवैक्यूएट करा दिए गए, उनको निकाला गया, नहीं तो उनकी भी हो जाती है। पीपल लिविंग नियर इंडस्ट्री, लेकिन कुछ लोग तो पास में भी रहते हैं, शुड अवेयर, उनको किस चीज से अवेयर रहना चाहिए, ऑफ द पॉसिबल इंसिडेंट या एक्सीडेंट। उन्हें सिर्फ एक्सीडेंट से ही नहीं अवेयर होना चाहिए, ऑल्सो वॉट मेजर्स दे शुड टेक। अगर उनके पास गैस मास्क होना चाहिए, पास में रह रहे हैं कि भाई गैस अगर रिलीज हो गई तो मास्क तो रखें, एंड दैट इज पॉसिबल रिमेडियल एक्शंस या एक्शंस टेकन इन सच केसेस, टेकन इन सच केसेस। तीसरा, फायर वार्निंग एंड फायर फाइटिंग सिस्टम शुड बी देयर, यानी अलार्म होना चाहिए। अलार्म, आग लगी है तो फायर वार्निंग होनी चाहिए, और साथ में आसपास पानी और ये सब टैंकर, फायर टैंकर होना चाहिए, फायर फाइटिंग होनी चाहिए। फायर, आग भी लग सकती है, शुड बी देयर। स्टोरेज कैपेसिटी शुड बी लिमिटेड, ऐसा नहीं कि अगर तुमको सरकार ने अनुमति दी है कि इतनी गैस तुम वहां पर स्टोर कर सकते हो, तुमने भंडार लगा के रख दिया, चाहे कहीं पर भी लोग तो रहेंगे कि नहीं, तो स्टोरेज कैपेसिटी उसकी लिमिटेड होनी चाहिए। टॉक्सिन्स की, जो जहरीले पदार्थ हैं, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ टॉक्सिन्स, केमिकल्स, बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं, शुड बी लिमिटेड। सरकार जब परमिशन देती तो कुछ शर्तों के साथ देती होती है, और पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स शुड बी यूज्ड। अगर गैस ऊपर से किसी इंडस्ट्री में से धुआं निकल रहा है, तो धुआं निकलने में उसका ऐसा मेजर किया जाना चाहिए कि उसका जो कार्बन है उसको किसी न किसी तरीके से, यहाँ एक नोजल होता है, वो कार्बन सब अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा और सिर्फ उससे एक CO2 ही निकलती है, उसको कहते हैं प्रेसिपिटेशन चैम्बर। तो जब चिमनी से धुआं निकले तो उसके अंदर ऐसी ऐसी चीजें लगाओ, चूना लगाओ चिमनी में, तो उससे कार्बन उसमें सोख लेगा और सिर्फ CO2 ही निकलेगी, नहीं तो काला काला धुआं निकलता है। बहुत चिमनी में देखा है तुमने, काला धुआं नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो कार्बन जगह जगह पेड़ों पे जमा होगा, सब घरों में जमा होगा, और लोगों की ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, ट्यूबरक्लोसिस, ये सारी बीमारियां होंगी सांस संबंधी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। तो हम उन्हें क्या करना चाहिए, कुछ चीज़ें हैं, वाटर को, जो डर्टी वाटर है, केमिकल वाटर है, उसको कहाँ पर नहीं डालना चाहिए, ज़मीन के अंदर नहीं डालना चाहिए, ठीक है। और जो गैसेस हैं, हार्मफुल गैसेस, तो उन सब के लिए मीजर करना चाहिए नहीं। पॉल्यूशन कंट्रोल मीजर शुड बी एडॉप्टेड। तुम फलिया के आसपास बैठा करो, पहले बैठती थी। पॉल्यूशन कंट्रोल measures should be, ठीक है, उसको भी used pollution control में। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज,
मेजर इंडस्ट्रीज कहाँ कहाँ हैं? स्टील इंडस्ट्री कहाँ है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ है, कोल इंडस्ट्री कहाँ है? तो अलग अलग इन्होंने कहा कि जगह जगह अलग अलग इंडस्ट्री। जरा देखो तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। तो ना कई इंडस्ट्रीज होती हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री होती है, और आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान एंड रशिया। आयरन एंड स्टील, इसकी माइनिंग सबसे ज्यादा कहाँ होती है? जर्मनी में होती है। जर्मनी से ही हम लोग भी टैंक खरीदते हैं, यूएसए भी टैंक बेचता है। इसी तरह से जापान में स्टील है, रशिया से भी एयरक्राफ्ट हमारे यहाँ आते हैं या दूसरी चीजें, ये सब हैं। और चाइना, यूएसए, जर्मनी, यूएसए, जापान, रशिया, और कौन सा बच गया? चाइना। इन सब में लोहा निकलता है और उसकी रिफाइनिंग भी होती है। ये बताओ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़े कहाँ ज्यादा बनते हैं? इंडिया, इंडस्ट्री इंडिया में कपड़े बनेंगे हांगकांग, साउथ कोरिया में, ठीक है, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान। अगर आप देखें तो चाइना के ठीक नीचे, ये चाइना है, यहाँ नीचे यही साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना के नीचे। लोकेशन पता है ना, चाइना के नीचे तुम लोग अगर नहीं तो सोचो कहाँ पर हो सकता है? चाइना में नहीं, और यही हांगकांग है, इन्हीं जगह पे, ठीक, जहाँ चाइना तो पता है ना, वहीं साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ताइवान वही है। ताइवान पर वो क्लेम करता है कि वो चाइना का हिस्सा है। और देखिए इसके अलावा ये तो हो गया टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जहाँ ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा वहीं काम किया जाएगा। तो इसके रॉ मटेरियल और कई चीजें देखी जाती हैं। ओके नाउ, अब यहाँ पर एक बात बताई गई है, आयरन इंडस्ट्री में क्या क्या काम होते हैं। जरा अगला डायग्राम देखो। आयरन इंडस्ट्री अगर बनानी है तो क्या चीज होती है, आप लोग ये बताइए। ब्लास्ट फर्नेस या वात्या भट्ठी से आप क्या समझते हैं? सर आयरन को स्मेल्ट करके उसको शेप देते हैं। ज्यादा चीजें पता है, मालूम है ना। अब देखिए कि इसमें आयरन की स्मेल्टिंग के लिए एक बहुत बड़ी 3 मंजिला भट्टी होती है, 3 स्टोरी ऐसी भट्टी होगी, बहुत बड़ी है। अगर घर इतना बड़ा है तो ये भट्टी इतनी बड़ी है, 3 मंजिला। और इसमें क्या लगेगा बोलो? 8 टन कोल। 1 टन कितना होता है? 1000 किलो। समझो 8 टन, 1000 किलो की एक मारुति कार होती है, तो 8 मारुति कार के बराबर का 4 टन, 4 टन आयरन। 4 टन क्या चाहिए? ठीक है, आयरन, कोयला चाहिए, आयरन चाहिए। 1 टन चूना, लाइम स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, और 1 टन। इतना जब डालोगे तो बन के क्या निकलेगा? कोयले से जलाओगे, इतना करोगे तो बनेगी 1 टन स्टील। यानी 8 बाकी वेस्ट चला जाएगा। बाकी का 3 टन आयरन। 1 टन कोयला लो, उससे जलाओ, इसी में डालकर आग निकलती रहेगी, ऐसे आग निकलेगी और इसी में उबलता रहेगा। इसके ऊपर इसको क्या कहेंगे? इससे नोजल में से निकलता रहेगा, ये वेस्ट है,
और ये जो नीचे भी एक नोजल है, बीच में आयरन होगा, नीचे भी गंदगी निकल जाएगी, ये भी गंदगी निकल जाएगी और बीच वाला आयरन। सही है। और पूरी जो वो भट्टी होगी ये चूने की होगी, जो उसकी गंदगी, उसका पूरा प्रोसेस आपको 10th में सिखाया जाएगा। लेकिन अभी समझ लो ऐसे प्रोसेस होता है जो भी है। तो आप ये देखेंगे लोहा भारी होता है, लोहे से जो ज्यादा भारी होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, मिट्टी हल्की होगी। आप समझो है लाइम स्टोन, चूना, ये है लाइम स्टोन या चॉक, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। चूना ले लो, संगमरमर ले लो, मार्बल ले लो, चॉक ले लो, ये सब लाइम स्टोन। जिससे पुताई होती है वो भी लाइम स्टोन हो गया। लाइम का मतलब ही कैल्शियम है, ठीक है कि नहीं। अब जरा देखो इससे क्या पता चलता है। ये देखो तुम्हारे में वाक्या भट्टी या ब्लास्ट फर्नेस बनी भी है, जैसे मैंने बनाई था वैसी ही है। तो इसमें क्रेन से ऊपर क्या डाला जा रहा है बताओ। क्रेन से यहाँ पर चढ़ के आयरन के टुकड़े, कोयला, ये सब इसी में गिर रहा है और धीरे धीरे गिरते जा, नीचे से आग निकल रही। देखो मोल्टन आयरन इन्होंने कह दिया सबसे नीचे, इसकी भी जरूरत नहीं है, बस जो नीचे निकला वो क्या बता रहा है, मोल्टन आयरन। और ऊपर स्लैग, स्लैग को कहते हैं गंदगी, स्लैग को कहते हैं गैंग पार्टिकल। क्या कहते हैं? गैंग पार्टिकल का मतलब है मिट्टी, अर्थली पार्टिकल्स। स्लैग क्या चीज है? अर्थली पार्टिकल। जो ये मिट्टी तो होगी ना, और तुम जमीन से निकाल लो, क्या मिट्टी नहीं होगी? और वो हल्की होगी और लोहा भारी होगा। तो आयरन, मोल्टन आयरन को तुम यहां ले लो, मोल्टन आयरन, और ये स्लैग है। स्लैग का मतलब है इम्प्योरिटीज। अब देखो ऐसा किया गया और इसमें हॉट एयर डाली जाती है। अगर कोयला जलाना है तुम ऐसे ही देख लो, कई लोग तो कोयला जलाते हैं, पंजाबी ढाबा तो फैन लगाए नीचे। हवा चाहिए ना कोयले को भी, आग देनी पड़ती है, ऐसे हवा देते हैं। तो इसलिए ट्यूरीज लगी है, देखो तुम्हारे में 2 फैन लगे नीचे, एयर ब्लो की जा रही है। दिखा? दैट इज हॉट एयर। दिखा? हॉट एयर इसमें डाली जाएगी तभी तो कोयला जलेगा। हॉट एयर है ना दोनों तरफ से। आगे देखो अगला चित्र किस चीज के लिए है? That is the changing location of iron and steel industries. तो बेस्ट लोकेशन कहाँ थी 1800 से 1915 तक? तो लोकेटेड जहाँ रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई, रनिंग वाटर अवेलेबल थे वहीं पर थी। और फिर बाद में क्या हुई? बेस्ट लोकेशन बिफोर 1800 पहले कहाँ होती थी बेस्ट लोकेशन? तो पहाड़ों पे होती थी, फिर दूसरे में पहाड़ों के नीचे होने लगी और तीसरे में सी पोर्ट पे होने लगी। पहले स्टील इंडस्ट्री वहीं होती थी बोकारो में, झारखंड में। क्यों होती थी बताओ? क्यों? क्योंकि वहीं से कोयला निकलता था तो लोग सोचते थे वहीं इंडस्ट्री बना लो, क्योंकि इसमें 8 टन कोयला चाहिए। तो जो चीज में पहले ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा थी ना, तो स्टील इंडस्ट्री पहले इस बात पर निर्भर करती थी जो चीज सबसे ज्यादा चाहिए उसको लाने ले जाने से अच्छा वहीं पे बना लो। फिर 1 टन स्टील को तो 1 टन स्टील पहुंच सकता है कि नहीं आसानी से कहीं पे, इसमें ज्यादा कॉस्ट आएगी, 8 टन है। तो सबसे पहले लोग वहीं पे बनाते थे जहां से माइनिंग की जाती है। फिर बोलो 1800 के बाद क्या हुआ? जरा चित्र में देखो, ये तो 1800 के पहले की बात बता रहा हूँ। 1800 के बाद और 1950 यानी 150 साल तक क्या हुआ होगा? पहाड़ों के नीचे, पहाड़ों के जहां माइनिंग थी, तो अब ये भी देखा गया कि वहां से आसपास नदी है या कहीं पर कि रिवर के रास्ते हम कुछ कर लेंगे, बनाया और रिवर के रास्ते, बड़े बड़े स्टीमर के रास्ते किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने सोचा नहीं, अब तो ट्रांसपोर्टेशन सही हो गया है, तुरंत बनाया, सी पोर्ट के पास कर लिया। तो तुमने देखा वर्ल्ड मैप में सब कुछ सी पोर्ट के पास ही ज्यादातर इंडस्ट्री है। फ्लैट एरिया ना, कहाँ पे?
1950 के बाद जहाँ सी पोर्ट, फ्लड इफेक्ट से मतलब नहीं है, बस ये देखो सी पोर्ट, जहाँ बंदरगाह होंगे, बंदरगाह सी पोर्ट। अब देखो नाउ स्टील वर्क्स हैड बिकम वेरी लार्ज एंड आयरन ओर टू बी इंपोर्टेड फ्रॉम ओवरसीज। ऐसा इसलिए किया गया, सी पोर्ट के पास क्यों बनाया गया? क्योंकि कोयला तो देश में ही है, लेकिन आयरन ओर, ये जो आयरन ओर है वो तो तुमको दूसरे देश से मंगाना पड़ेगा, वो तुमको चाइना से मंगाना पड़ेगा, रशिया से मंगाना पड़ेगा, जर्मनी से मंगाना पड़ेगा, यूएसए से मंगाना पड़ेगा, 5 देश कौन सा? जापान से मंगाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम आयरन ओर मंगाएंगे, फिर अपनी स्टील बना लेंगे। तो इंडिया में नहीं आयरन है, इंडिया में झारखंड में हम लोग गलत, मतलब कई जगहों पे है आयरन ओर है, उतना नहीं है। कोयला हमारे यहाँ बहुत है, कोयला सबसे ज्यादा है, कोयला पूरा झारखंड कोयले के लिए तो है, कहीं कहीं सेलेक्टेड रीजन में आयरन है। तो ठीक है, आप उसमें देख सकते हैं कि आयरन ओर फाउंड, लोकेशन देख लो, मैं मैप में दिखा दूं। सो देखो आयरन ओर फाउंड इन इंडिया में, तो कहाँ कहाँ पाया जाता है जरा देखो, देखो यहाँ है, राजस्थान में तो राजस्थान में नहीं मिलेगा, कहाँ मिल रहा है? मध्य प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये that is तमिलनाडु, वेस्ट उड़ीसा में मिल रहा है, कर्नाटका, कर्नाटका में मिल रहा है, थोड़ा बहुत ही है। हाँ, coal is mined in India मैम, ये देखो, तो कोल कहाँ कहाँ पाया जाएगा? ये है कोयला, यहाँ मिल रहा है, वही मध्य प्रदेश जहाँ लोहा, उसके आसपास थोड़ा बस इतना ही है कोयला। झारखंड में है, झारखंड इसीलिए तो अलग हुआ क्योंकि हमसे सारा कोयला लेते हो और हमारा विकास नहीं करते हो, तो बिहार से उसने कहा अलग करो, हमारा कोयला ले रहे हो और हमारे ध्यान नहीं दे रहे हो, पटना में सारे तुम गाड़ी ये सब कर रहे हो। तो इस तरीके से वैसे ये है, देखो झरिया और बोकारो स्टील प्लांट, ठीक है, इसे संगरौली, और कौन सा है? सिंगरौली, रानीगंज, ये है थलचर, ये सारे हैं, और कहीं कहीं कोयला यहाँ भी है, देखो थोड़ा थोड़ा कोयला दिख रहा है काला, झरिया, बोकारो, रानीगंज, सिंगरौली। आगे देखो, अगले पेज में देखिए किस चीज का मैप है, मेजर आयरन प्रोड्यूसिंग एरिया, तुमको 5 बता दिए, आयरन जहां कहां प्रोड्यूस हो रहा, चेक करो। यूएसए में है, यूएसए में ब्लैक ब्लैक जहां ज्यादा है, जर्मनी में क्या भी काला काला है, रशिया में 2-4 जगह है, जापान पूरा काला बना के रखा है, और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में भी 1-2 जगह है, तुम मैप में देखे होंगे, उसी जगह पे है, उड़ीसा में, और ऑस्ट्रेलिया में, तो ये तो सभी जगह है। अब हम देखेंगे, हमें इन सब से मतलब नहीं है, वो तो मैप में दिखा दिया, हमें इंडिया के में देखो कहाँ पाया जाता है, इंडिया का लिखा है। तो स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर सभी हम लोगों ने दिखाया था कि नहीं, जमशेदपुर, राउरकेला, स्टील प्रोड्यूसिंग, ये स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर है। देखो आयरन ओर निकालना अलग बात है और स्टील बनाना अलग बात है। हम देखेंगे, समझो इधर, हम यहाँ खड़े हो गए, हम कहेंगे सिंगरौली से आएगा और कहीं से झारखंड से आएगा कोयला, और यहाँ पीछे में मेरे है पोर्ट, हम यहाँ खड़े होंगे तो तीनों जगह से आ जाएगा। तो यहाँ हमने राउरकेला में सेंटर लगाया, क्यों? क्योंकि राउरकेला में लेबर सस्ता था और बिजली पूरे समय थी, ये 2 चीज हमने देखी, और बगल में नदी बह रही थी, हमने कहा वहां से मंगा लेंगे आयरन और वहां से मंगा लेंगे कोयला, पीछे है सी पोर्ट, वहां भेज दें। तो जरूरी नहीं कि वहीं बनाओ, दूर बनाओ थोड़ा, बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इस तरीके से क्या बात की गई,
वहां से थोड़ा हटके तो उनके नाम देखो, स्टील इंडस्ट्री, दैट इज टिस्को का फुल फॉर्म क्या हुआ? टिस्को भी लिखा जरा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। चलो, सो दैट इज स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स इन इंडिया आर इन इंडिया आर कहाँ पर है? भिलाई, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, बर्नपुर, ठीक है, जमशेदपुर, राउरकेला, जमशेदपुर में ट्रैवल्स रहते हैं तो लेबर कम जमशेदपुर, और कौन सा है? ये सारी चीजें, बोकारो, ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट, ये सारे हैं। मुख्य रूप से ये जो चीजें हैं वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में ही है। ये सारे कहाँ पे हैं? इट इज इन वेस्ट बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़, और चौथी चीज ओडिशा, भद्रावती, और भी चीज है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, ये चीजें। विजयनगर, जमशेदपुर के बारे में पढ़ो। फिर उधर ट्राइबल ग्रुप्स रहते थे ना, यस, लेबर कम ही। Before 1947, there is only one steel plant, Tata Iron and Steel Company. It was privately owned. फिर after independence, government took the initiative and set up several steel plants. TISCO was started in 1907. पहले हमारे यहाँ started in 1907. हमारे यहाँ एक ही स्टील प्लांट था, वो कौन सा था? 1907। 1947 में हम आजाद हुए और यहाँ टिस्को था। जमशेद जी टाटा के नाम से ही जगह का नाम जमशेदपुर पड़ा है, और टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। तो ये टिस्को वाज स्टार्टेड in Sakshi near confluence of river सुवर्णरेखा एंड कताई, झारखंड। तो इसमें आप ये देखिए, टाटा स्टील वर्क्स, यहाँ पर ये टाटा स्टील वर्क्स है, और इसके अलावा टेल्को क्या है? टेल्को मेरे हिसाब से इसका फुल फॉर्म देखो, फुल फॉर्म ऑफ टेल्को, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी। लो, वहां पर जमशेदपुर में रेल पहिया कारखाना भी बन गया। लोकोमोटिव का क्या मतलब है? टेल्को। ये देखो, दैट इज टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी, टेल्को। लोकोमोटिव का मतलब है रेल के डिब्बे बनाने का कारखाना। अब ये देखिए, टाटा नगर रेलवे स्टेशन भी बना दिया गया, ठीक है, और ज्यादा इसके बारे में समझना नहीं है, बस यहाँ रेल मार्ग है, टाटा नगर वहाँ बनाया और ट्रेन में उसको चढ़ा दिया। चलिए, पिट्सबर्ग के बारे में अनुष्का आप क्या जानती है? पिट्सबर्ग में
स्टील इंडस्ट्री है। सर यूएस की सबसे इम्पोर्टेंट सिटी। नाउ इट इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, ये पिट्सबर्ग ये नहीं है कि बर्गर को पीट पीट के खाया जाए। दैट इट इज पिट्सबर्ग। इट इज इम्पोर्टेंट स्टील इंडस्ट्री इन यूएसए। बात नहीं करो। एंड स्टील इंडस्ट्री enjoys लोकेशन एडवांटेज सम ऑफ द रॉ मटेरियल। और ये मिनेसोटा अबाउट 1500 किलोमीटर फ्रॉम पिट्सबर्ग के, इसके पास में क्या क्या चीजें हैं देखो। इसके बगल में आयरन है, कोल है, और यहाँ से चीपली लेक्स हैं जिनसे सामान ट्रांसपोर्ट हो जाता है। द ओहियो, द मोनोगहेला एंड एलेघेनी रिवर्स प्रोवाइड एडिक्वेट वाटर सप्लाई। इस प्रकार से पिट्सबर्ग बनाया गया है कि उसके पास 3 रिवर हैं, बगल में कोयला है, और ओहियो सर ओहायो ओहायो। वैसे तो नॉर्वे की राजधानी भी ओहियो है ना, ओहायो ओहायो तो एक जगह है। जगह है। सर किसकी राजधानी? तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि वाई दिस इज मेड। पिट्सबर्ग में क्यों स्टील कारखाना बनाया गया? क्योंकि आसपास कोयला मिल जाता है, लोहा मिल जाता है, 3 रिवर है और बिजली है। बस यही बताने का रीजन। अब हम इसकी एक्सरसाइज में आते हैं ना। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय इंडस्ट्री? इंडस्ट्री देखो पहले पेज में लिखा हुआ है। इंडस्ट्री रिफर्स टू इकोनॉमिक एक्टिविटी, रिफर्स, नोट करो आरिश, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसी कोई चीज जो फायदे वाली हो, कंसर्न विथ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विस। ठीक है, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री भी होती है, कुछ जो भी होती है जो सर्विस प्रोवाइड करे वो भी एक इंडस्ट्री होती है। ठीक है, वो एक्टिविटी के बाद क्या लिखे? दैट इज कंसर्न। ये किससे रिलेटेड है? कंसर्न विथ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, इसके अलावा एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। जैसे कोल इंडस्ट्री क्या करेगी बोलो? कोल निकालेगी। एंड इसके अलावा प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होंगी जो सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगी। जैसे टूरिज्म इंडस्ट्री। टूरिज्म इंडस्ट्री क्या करती बोलो? ऐसी कई इंडस्ट्री होती ना टूरिज्म की, जैसे नेट पे जाओ तो वो तुम्हारा पूरा कहीं भी जाना है सारा अरेंज कर देंगे, होटल होटल सब कुछ अरेंज कर देंगे। बोलो यहाँ 5 दिन का मुझे टूर करना है, 2 लोग हैं, अरेंज करके बता देंगी 1 घंटे के अंदर यहाँ ये होटल है, फोटो भेज देंगे और आपके जाते ही वहाँ पर लोग खड़े रहेंगे। अभी हम लोग शिमला मनाली गए थे 4 महीने पहले, 5 महीने पहले। अच्छा वो अरेंज करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है, उनकी गाड़ी हमेशा आपके साथ रहेगी, बढ़िया से बढ़िया होटल और सब कुछ। आप कहोगे नहीं हमारा मन नहीं कर रहा, ओके सर अभी कहाँ जाना चाहते हैं? वो होटल कैंसिल ही है, आओ इधर आओ। इतना फ्लेक्सिबिलिटी, तुमको ढूंढना ही नहीं है। तुम्हारा मन नहीं कर रहा, हमने कहा हमें शिमला में मन नहीं लग रहा, ओके कहाँ जाना चाहते हो? डू यू वांट टू गो मनाली? ओके दिस इज कैंसिल। कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट? नो एक्स्ट्रा कॉस्ट सर। वहाँ कैंसिल कर, उनका सबसे लेना देना, सबको उनका नेटवर्क है। कौन करता है? नाम क्या नाम क्या? नाम अब देखो टूरिज्म इंडस्ट्री में कई नाम चलते हैं। सर आप किससे? अभी मैं बताता हूँ। सर ओयो है। वो तो होटल रूम का है। अब ये देखो
ये देखिए, विच कंपनी वी शुड कॉन्टेक्ट फॉर गोइंग ऑन टूर। अभी पता चल जाएगा। देखो बहुत सारे ऐसे हैं जो टूर्स एंड ट्रेवल्स भी एक कंपनी का पैकेज है ना, टूर्स एंड ट्रेवल्स या माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप, ऐसे बुक माई ट्रिप, ऐसे ही मेक माई ट्रिप से मिलता जुलता नाम था, मेक माई ट्रिप नहीं, लेकिन उसने बहुत कॉपरेट। बुक बाय। तो ऐसे बहुत सारे हैं, सर आगे आगे। ये सब है। देखो मेक माई ट्रिप है, यस सर। मेक माई ट्रिप, ये सारे हैं। SOTC, SOTC, केसरी यात्रा, यात्रा, केसरी, कोई भी, बहुत सारे हैं। समझ में आ गई बात? तो ये लोग जो ट्रिप्स, ये भी एक बड़ी इंडस्ट्री है। सो इसलिए कि उनके क्रेडेंशियल्स बने तो वो कई बार जो है नॉमिनल कॉस्ट पे बहुत अच्छा घुमा देते हैं। और बिल्कुल स्पून फीडिंग है, कब खाना खाना है, हर एक चीज लुल्लू भी कॉल, हाँ आपके खाने का समय हो गया है आ जाइए, ऐसा वैसा, जैसे कुछ भी आपको चिंता ही नहीं करनी है, हर चीज की वही चिंता करते हैं। ठीक है, इतनी बात हो गई। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट इज which are the main factors which influence the location of industry? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सर फोटो ये 7 फैक्टर्स लिखो। सर पावर, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, लैंड, मार्केट। पावर, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल और कैपिटल के अलावा क्या? मार्केट, land ट्रांसपोर्ट and transport are the factor. सर पावर एंड पावर। The factor which determines, जो क्या डिटरमाइन करते हैं रीति? Which determine location of industry. अगला क्वेश्चन देखिए, which industry is often referred to backbone of modern industry and why? स्टील इंडस्ट्री। Steel industry. ठीक है, which industry is referred as backbone of modern industries and why? क्योंकि ज्यादातर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, लिखो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज रिफर्ड एज बैकबोन। क्यों कहा जाता है बताओ? सर उसी से सारे इंस्ट्रूमेंट्स। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज रिफर्ड एज, सब लोग लिखो, जब उस अवीस लिख रहा है उससे कुछ तो प्रेरणा लो, इज ऑफन रिफर्ड एज बैकबोन। ठीक है, इट इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ अदर इंडस्ट्री। विनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होत न प्रीत। 8 के बच्चों का भय बिना प्रीत नहीं होती है, उसको हम अगर हम प्रेम से बोलें वो लिखता ही नहीं है। कल की भी हालत थी, उससे काफी मांग रहा उससे, तो बिना डराए इन लोगों का थोड़ी है। तो वो सोचता है कि पुचकार के गाल में पुचकार है इसको तो वो करेगा, वो नहीं करेगा, ढीठ लड़का है। तो ठीक है, स्टील इंडस्ट्री इज ऑफन रिफर्ड एज बैकबोन of modern industry. Why? Because many products, heavy machinery, light machinery and components of machines, these are made from steel and iron. As
हैवी मशीनरी, क्या हैवी मशीन्स उसी से बनते हैं? लाइट मशीन्स, क्या व्हीकल्स भी उससे बनते हैं? गाड़ियां, ट्रक्स, तो लाइट मशीन्स। व्हीकल्स यूटेंसिल्स, मतलब जो इंडस्ट्री के लिए चीजें चाहिए। तुम्हें क्या क्या चाहिए? मशीन चाहिए, व्हीकल चाहिए ट्रांसपोर्ट के लिए, वो सब इसी में बनेंगे। इज मेड फ्रॉम आयरन एंड स्टील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। डिस्टिंग्विश बिटवीन एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। सही बताओ। चलो, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में क्या क्या रॉ मटेरियल है, कहाँ से आते हैं? मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के रॉ मटेरियल क्या क्या है, जरा देखें। तो ना देखो, ये 4 एग्जांपल लिखो, एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड। पीछे चला चलो वहां से दिखेगा नहीं आपको, वो क्लियर करना पड़ेगा। मैं नोट करा देता हूँ। ना क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। So first का fourth. फर्स्ट का फोर्थ भी है क्या तुम्हारे? नहीं है सर, Third party seven. थर्ड तक ही। फोर्थ है नहीं क्यों? सर पुरानी बुक है। Why cotton textile industry rapidly expanded in Mumbai? सर पुरानी होगी। पुरानी है जी। ठीक है, उसको करा देंगे। चलो, they are dependent upon the agriculture to obtain their raw material. तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री अपना रॉ मटेरियल क्या लेती है? इट टेक्स रॉ मटेरियल फ्रॉम एग्रीकल्चर, जबकि इसका रॉ मटेरियल कहां से आता है? मिनरल बेस्ड फ्रॉम माइनिंग। ठीक है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। इट टेक्स रॉ मटेरियल फ्रॉम माइनिंग। अगला देखो कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री लाइट इंडस्ट्री है। अब बोलो, खेती की चीजों से तुम क्या बनाओगे? बिस्किट बनाओगे, और उससे क्या बनाओगे? मशीन बनाओगे भारी भारी। माइनिंग से तुम लोहा निकालोगे, कोयला निकालोगे, तो बनाओगे क्या? बताओ, एल्यूमिनियम निकालोगे, तो वो क्या बनाओगे? भारी भारी मशीन। इट इज लाइट इंडस्ट्री एंड दैट इज हैवी इंडस्ट्री। This is light industries, जबकि it is heavy industry। स्मॉल और लार्ज भी दिख सकते हाँ, जो एग्रो बेस्ड है वो सब जगह है। क्या बिस्किट बनाने की कंपनी क्या हर शहर शहर में मौजूद है? इट इज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। लेकिन क्या ये वाली होंगी? सर इसमें कोयला तो जहाँ कोयला होगा, जहाँ लोहा होगा, वहीं आसपास होंगी। सर कैपिटल का डिफरेंस होता है, वो कम इसमें ज्यादा। हाँ, ये भी बात सही है। इट इज स्प्रेड ऑल ओवर कंट्री। इट इज लोकलाइज्ड। कहाँ लोकलाइज्ड है? नियर माइंस। जहाँ माइंस होंगी, जहाँ खदानें होंगी, वहीं पे ही तो होंगी ये। अब एक ये भी इन्होंने बता दिया, लेस कैपिटल इज रिक्वायर्ड। ये बात सही है,
और इसमें ये जो टाटा टिस्को, आपको क्या लगता है ये बड़े बड़े अरबपति हैं, यूनिकॉर्न है। तो 100 करोड़ जिसके पास हो जाता है उसे यूनिकॉर्न कहते हैं। और मोर कैपिटल इज रिक्वायर्ड। हमारे देश में 100 यूनिकॉर्न्स हैं, 100 लोगों के पास 100 करोड़ रुपए। नाउ एग्जाम्पल है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग, फूड प्रोसेसिंग। सही है। इंडस्ट्री जो फूड प्रोसेस करके लेस बना दिया, कुछ बना दिया, अचार बना दिया, फूड प्रोसेसिंग। शुगर इंडस्ट्री, और इसमें क्या आएगा बोलो? सेल। सेल, भेल। और टिस्को, पेट्रोल रिफाइनिंग इंडस्ट्री। पेट्रोल रिफाइनिंग समझते हो? ठीक है। टिस्को पेट्रोल जो भी जमीन से निकलता है तो क्रूड ऑयल से पेट्रोल रिफाइनिंग। अगला पूछा गया पब्लिक सेक्टर एंड ज्वाइंट सेक्टर। डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड ज्वाइंट सेक्टर। आपने तो बोला था जॉइंट सेक्टर ही पब्लिक सेक्टर। हाँ देखो अभी इसमें दोनों में फर्क देख लेते हैं। अब बुक में क्या बोला था? बुक में किस हिसाब से 3 सेक्टर कौन कौन से? प्राइवेट, जॉइंट, हाँ, तो इन दोनों में थोड़ा फर्क है कि पब्लिक सेक्टर तुम्हारी बुक में नहीं दिया ना? नहीं दिया। पब्लिक सेक्टर के बारे में क्या लिखा है? वो सर गवर्नमेंट से। सर वो गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट का थी ना? गवर्नमेंट काम करती है। चलो, सो हाँ सर, सेल है इसका एग्जांपल दिया हुआ है। सेल, भेल, खाई। पब्लिक सेक्टर एंड ज्वाइंट सेक्टर। देखिए, इट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट। और ज्वाइंट का क्या मतलब है? सर पार्शियली ओन्ड बाय गवर्नमेंट। So it is owned by government and individual both. %50 से गवर्नमेंट ले लेती है। इसमें It comes in direct control of government. Government nominates its head. इसके हेड को कौन नॉमिनेट करेगा? गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी। जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर पावर प्लांट तुमको क्या लगता है, क्या ये कोई किसी को दे दिया जाएगा? ऐसे तो वो बम ब्लास्ट कर देगा। BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है ना, तो वो। जबकि इसमें इट इज रन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सुना है ना, कई डायरेक्टर्स होते हैं, सब एक साथ मीटिंग करते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट हेड चुनेगी। अब इसका हेड कौन होता है? वही लोग आपस में चुन लेते हैं, और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। तो इट इज ऑपरेटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कई मूवी में भी सुना होगा ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक हुई है। सो इट इज रन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जबकि
अब देखिए लायबिलिटी किसकी होती है? जिम्मेदारी गवर्नमेंट is of government if something happens, कुछ भी होता है तो उसके लिए गवर्नमेंट का भाई मुझसे गलती हुई है, और उसमें if something happens then it is liable of both government and the owner. इंडिविजुअल So liability is of government if something happens unusual, और इसमें कौन जिम्मेदार है? दो He is of both government and owner. If something happens, जैसे एग्जाम्पल इसका काम है पब्लिक वेलफेयर, यहाँ मुख्य उद्देश्य रहता है, इसमें प्रॉफिट मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि वो इंडिविजुअल है, उसको तो प्रॉफिट चाहिए। पब्लिक सेक्टर में इसरो है, हाँ इसरो आ सकता है। हाँ आ सकता है, इसमें पब्लिक सेक्टर में इसरो आएगा। एग्जाम्पल है इसरो आ सकता है, BARC। सेल में BARC क्या है? बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, सर सेल में टेस्ट में ठीक है। और ठीक है, इसमें क्या आएगा? जैसे पेट्रोकेमिकल सेक्टर, हाउसिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, जैसे LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, तो इसमें ओन्ड बाय गवर्नमेंट, भी गवर्नमेंट के नियम मानने पड़ते हैं, गवर्नमेंट का भी इसमें शेयर रहता है। सर मारुति उद्योग लिमिटेड मारुति उद्योग लिमिटेड, तो तुम्हारी बुक में क्या लिखा है? दोनों के द्वारा ज्वाइंट सेक्टर ना, मारुति और सर पब्लिक सेक्टर में सेल उद्योग लिमिटेड, तो वो पूरी तरीके से अगर सेल लिखा है तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये गवर्नमेंट ही चला है, गवर्नमेंट के लोग इसे चला रहे हैं पूरा। अगला देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यू टू एग्जाम रॉ मटेरियल्स के नाम बताओ। सर दूध सर प्लांट्स एंड एनिमल्स That is raw material. एग्जाम्पल सी है सर Industries chapter solution. एनसीडी के काउंसिल ऑफ एजुकेशन प्लांट्स लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? दूध डेयरी मिल्क हो सकता है। सर NCERT कौन से सेक्टर में आएगा? अब देखो एंड प्रोडक्ट बताओ, एंड प्रोडक्ट मतलब क्या सारा जो कि प्रोसेस हो कुछ गया जो बनता हो, दैट इज क्लॉथ्स, कपड़े बन गए, बिस्किट्स, आयुर्वेद और क्या हो सकता है? मेडिसिन्स। आगे टर्शरी एक्टिविटी, सेवा क्षेत्र, सर सर, पोस्ट LIC मैन सर रेलवे दैट इज रेलवेज हो सकता है, और बोलो। और इंश्योरेंस कंपनी, LIC
बैंकिंग बैंकिंग, एग्रो बेस्ड तृप्ति, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री बताओ। ये क्या मतलब है बोलो। वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री ना, मेकिंग सर इंडस्ट्री। लेदर इंडस्ट्री, सर फूड प्रोसेसिंग सही है। Cotton, हाँ? textile, लेदर इंडस्ट्री, कॉटन टेक्सटाइल हाँ टेक्सटाइल भी ठीक है। लेदर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ओके, कॉटेज इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग, और बास्केट वीविंग इंडस्ट्री, पोएट्री 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 सर पॉटरी, मैच बॉक्स, पॉटरी मेकिंग इंडस्ट्री, पूरा लिखना। मैच बॉक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी के दो नाम बताओ। अमूल, अमूल, सुधा डेयरी, नंदिनी, नंदिनी भी है क्या? अमूल तो है ही है, और सुधा भी है। सुधा लिखा है बुक में क्या? हाँ? सुधा डेयरी, हाँ सुधा डेयरी, बस सर हिस्ट्री निकालिए। मारुति उद्योग, किस्ती लाइन अभी जियोग्राफी का ले जा रहा ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री के ऊपर। छह तारीख से पेपर है। यस सर कल स्कूल है सर। कल से स्कूल शुरू। चार तारीख से स्कूल। मैम से बोलो सर्दी बढ़ गई है मैम, और छुट्टियां चाहिए। कौन सा चैप्टर है? सर व्हेन पीपल रेबल व्हेन द पीपल एक एक बुक तो होगी ना हर टेबल पर। दो इंस्टॉल द बुक तो एक ही रहती है चैप्टर का नाम बताओ। वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म, यही आता है। सर जो चैप्टर बचा हुआ है वो है वैन पीपल रेबल। तो आ ही नहीं रहा हमें आ रहा है आ रहा है कहाँ आ रहा है? नहीं अबे आ कहाँ रहा है यार? सिलेबस पता ही नहीं है, सिलेबस ही नहीं देखा है। व्हाट्सएप में देख लो, इसमें भेज सकते सर हाँ सर भेजा यार। आज तो 2 तारीख हो गई ना। हाँ सर अरे 4 तारीख मैं तो 4 तारीख से 4 से स्कूल खुल रहा है। सर देखो ना सिलेबस 4 से भी 3 से 3 से किसका खुल रहा है? हमारा 3 ही से खुला है, कल से। हम जाएंगे नहीं सर छोड़ 4 मेरे घर में जाके भेज दूँ डायरी में इन्फॉर्मेशन भेज देंगे हाँ। सर सिलेबस देख लो एसएसटी का ग्रुप में भेज दो सर। अबे यही से भेज दो। ओके, वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म्स देखो। इसमें 2 चैप्टर आ रहे हैं क्या? हिस्ट्री में। पहला वाला देखिए, यहाँ सती प्रथा देखो। क्या कोई अच्छी प्रथा लगती है? सती प्रथा कभी आप लोग यहाँ पर गए मेहरानगढ़ किले में? सर वो जल जाती थी जब मेहरानगढ़ किले में हाथ बने हुए लोगों के, तो जब सती स्त्रियां होती वहाँ करीब 13 हाथ बने हुए हैं। तो सती होती थी तो वो अपने हाथ की छाप छोड़ती थी और फिर उसके बाद वो पति के मरने के साथ साथ जल जाती। इसको सती प्रथा कहते हैं। ऐसा किस लिए करती थी? क्योंकि ये सती प्रथा इसलिए शुरू हुई थी क्योंकि मुगल इनकी औरतों को ले जाते थे, राजपूतों को।
इस वजह से सती प्रथा शुरू कर दी कि मुगलों के हाथ न लग जाए। मुगलों से पहले इन राजस्थानी, जैसे हम लोग ये कहते हैं गुलाम वंश, लोधी वंश, खिलजी वंश, अलाउद्दीन खिलजी भी तो उन्हीं में से था। मुगलों के आने से पहले भी वो लोग क्या करते थे कि राजाओं को मार देते थे और उनके यहाँ की 30,000 40,000 औरतों को उठा ले जाते थे। तो वो सब एक साथ, रानी पद्मावती के बारे में जानते हो, 30,000 औरतों के साथ वो सती हुई थी। आज भी जो लोग वो महल देखने जाते हैं वहां उनके चीखने की आवाज है, चीखने की, है ना? हाँ, सती प्रथा, दिस प्रैक्टिस ऑफ सती वाज एविडेंस इट इज द बारबेरिज्म ऑफ द ईस्ट। तो वास्तव में ये कोई तरीका नहीं हुआ है कि अगर भाई मुगल ले जा रहे हैं तो फिर तुम जली जाओ। जलना क्यों? जलना भी तो कष्टकारी है, ठीक है कि नहीं? तो फिर भी इस प्रथा को अच्छा नहीं माना जाता है कि स्त्री को ही जला दो। जलाना क्या मतलब हुआ? तो इसे कहा जाएगा बारबेरिज्म। जब मुगल चले गए उसके बाद उसका पति मर धीरे धीरे खत्म हो गई। अब कहाँ है सती प्रथा? लेकिन जब ये मुगल वाला उसके बाद तो बताए थे कि खुद नहीं चलना चाहते थे तो उसको चला। हाँ, ऐसा भी हुआ। देखो मुगल, सुनो, जब ये प्रथा हो गई इसके बाद अगर वो नहीं भी जलना चाहती थी तो भी क्या किया, प्रथा बन गई तो जला दिया जाता था। तो ये गलत है, बारबेरिज्म है कि नहीं? कोई नहीं जलना चाह रहा तुम उसे क्यों जला रहे? पहली बात तो स्वेच्छा से जलना भी, आत्महत्या भी एक अपराध ही है। उनको बॉडी से बांध दिया जाता था। हाँ, उसी डेड बॉडी के साथ बांध दिया जाता था कि वो भाग न जाए। और सर ढोल बजाते थे ताकि उसकी चीखें सुनाई ना दें। हाँ, ढोल भी बजाते थे। ये क्या बात हुई? Now working towards change। इसके बाद क्या हुआ? There were debates and discussion about social customs practice। तो यहाँ पर तरह तरीके के, जैसे हम लोगों ने देखा कि पिछले चैप्टर में भी कौन थे, विलियम जोन्स आए थे। उन्होंने बोला कि हम अपने एथिक्स को ध्यान रखें, ये सब हमारे एथिक्स नहीं, ये सब कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा है। जो तुम जला रहे हो, सती प्रथा थी ही नहीं कहीं शास्त्रों में। तो इस तरीके से बताया गया, अवेयर किया। राजा राम मोहन राय वाज द रिफॉर्मर। नाम पढ़ो। राजा राम मोहन राय कब आए? 72 तक 33। हाँ, तो लिखो, इन्होंने बहुत सारे विधवा विवाह को बंद कराया, विधवा विवाह करवाना शुरू कर दिया। तो लिखो, वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। कास्ट सिस्टम भी इंडिया में ठीक नहीं था और उसको भी बंद कराया। छुआछूत की प्रथा एंड रिफॉर्म। एक बार हमने किसी दलित को रोटी दे दी थी, मम्मी ने कहा जाओ रोटी दे आओ, तो रोटी देते समय हाथ में दे दी तो हमको डांट पड़ी। बोले छू क्यों लिया उसको? ये क्या बात है, ये क्या चीज होती है? फिर हमने पहली बार पूछा, बोले नहीं, छू के नहीं दिया जाता, ऊपर से रोटी छोड़ी जाती है। पुराने जमाने के लोग ऐसे ही थे, उनको जो सिखाया गया वो हमें सिखा रहे हैं। लेकिन आजकल तो बंद हो। समझ आई बात कि नहीं? तो हम लोग तो ऐसे दे देते थे, बोले ऐसे नहीं देना। फिर भी मुझे ये बात कभी समझ में नहीं आई। फिर बाद बोले ये तो खत्म हो गया। लेकिन पुराने जमाने में ऐसे होता था, इससे ये पता चलता है। अब जरा देखिए, राजा राम मोहन राय वाज रिफॉर्मर। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? वाज रिफॉर्मर। ही जो समाज को बदले तो वो समाज सुधारक होता है। रिफॉर्मर का क्या मतलब है? समाज सुधारक। ऐसे कबीर भी थे समाज सुधारक। तो उन्होंने ब्रह्म समाज बनाया। ही फाउंडेड ब्रह्म समाज। उससे हिंदू प्रथाओं को अंत किया, जो खराब प्रथा थी उसको अंत किया गया। ओके, जिसे ब्रह्मो समाज सभा पहले बनाई, बाद में ब्रह्म समाज बना। सबसे पहले इन्होंने क्या बनाई थी? ब्रह्म सभा बनाई थी, और इसका बाद में नाम क्या बन गया? ब्रह्म समाज बन गया। सर वो हटा। ब्रह्म ऐसे ही तो है ना? ओ नहीं
ब्रह्म नहीं, ब्रह्मो ऐसे ही लिखा है, सर एंड ऐसे ही दिया है। तो अब ये हो गया। इन्होंने क्या किया? नाउ दे फेल्ट दैट चेंजेस आर नेसेसरी इन सोसाइटी, द पीपल शुड गिव अप इल प्रैक्टिसेस एंड दे शुड live in a correct manner, advancement, they should adopt advancement and live ill practices. इन्होंने क्या लिखा? देखो, he stated that people should leave ill practices and people should leave ill practices and क्या करें? Adopt new way of life, Modern way. modern way of life. इसको ये बात कही। आप इनका चित्र देख सकते हैं। इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन, सर ही वांटेड टू, ये एंड दोबारा हाँ, ये वेस्टर्न एजुकेशन ही, उन्होंने क्या किया बताइए? एडवोकेटेड दैट वेस्टर्न एजुकेशन शुड बी गिवन टू इंडिया टू स्प्रेड नॉलेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अमंग देम। क्योंकि पश्चिम से ही साइंस आई थी, टेक्नोलॉजी आई थी, तो उसके साथ साथ अगर हम वो करेंगे तो हम ये इल प्रैक्टिसेस छोड़ देंगे। ओके, he wrote about the way women are forced to bear the burden of domestic work. औरतों से घर का काम कराया जाता है और उनको इक्वलिटी नहीं दी जाती है। So he was against this and he abnegated this. उन्होंने इसका विरोध किया। He opposed this. Changing the lives of widow. तो मोहजी इन्होंने कैसे चेंज कर दी लाइफ्स ऑफ विडो? सभी को हटा दे लाइफ्स। नाउ आप ये देखिए कि प्रेम रोग पिक्चर जिसने देखी होगी तो उसमें दिखाया गया पद्मिनी कोल्हापुरी को कि एक कमरे में बंद कर दिया गया, उसका पति मर गया था। पहले तो उसकी 13 साल की थी पद्मिनी कोल्हापुरी की, तो शादी की गई 80 साल के व्यक्ति से। बताओ 13 साल की लड़की की 80 साल से 1 साल मर गया। फिर उसको बोले हाय कितनी अभागन है, अपने पति को खा गई, अभागी तू इस कमरे में बंद रहे। और बंद थी और नीचे से थाली खिसका दी जाती थी खाने की, बस वो उसी कमरे में बंद, निकलने ही नहीं दिया जाता। और सफेद कपड़े बाल मुड़वा दी। समझ में आ गई बात कि नहीं? ये चीज ऐसी कंडीशन बंगाल में आम थी। तो उन्होंने कहा नो, ये भी तो 13 साल की है, तो इसका क्या करना चाहिए? उसको फिर से शादी करो। उसको कहते हैं विधवा विवाह, विडोज रीमैरिज। अगर ऐसा हुआ है तो उसको जीने दो। 13 साल की तो एक बच्ची होती है, उसको फिर विधवा हो गई ना, बोला तुम्हें कुछ नहीं सादा खाना खाना है, रोटी खानी है, तो उसको मिल गया एक लड्डू। तो उसने बचपन में कभी लड्डू खाया होगा, तो कभी वो पा गई लड्डू, तो वो उसको रोज चाटती थी, और जब मरी तो वो लड्डू उसकी झोली में, बोली खत्म ना हो गया। तो अब बच्चों की इच्छाएं मार दो, बोले तो विधवा हो गई अभागन। 13 साल का बच्चा क्या अभागा होता है? शादी कर दी एक तो जल्दी, और 80 साल से। तो बात समझ में आ गई कि नहीं? सच इन प्रैक्टिसेस, इन्होंने कहा वी शुड डू अवे सच प्रैक्टिस। ये इनह्यूमन है ना। अब देखिए नाउ राम मोहन राय वॉज वेल वर्स्ड इन संस्कृत। और इन्होंने क्या क्या किया बताइए? चेंजिंग द लाइफ्स ऑफ विडो। इन्होंने क्या किया? ही एडवोकेटेड, क्या एडवोकेट किया? दैट कि वेस्टर्न एजुकेशन शुड बी गिवन इन आवर कंट्री। तो अंग्रेजों ने भी इनका साथ दिया। एजुकेशन शुड बी गिवन इन आवर कंट्री। और वो कई भाषाओं, वो मल्टीलिंगुअल थे। He was well versed in Sanskrit, Persian and other Indian language and European language को, multilingual, बहुभाषी थे। He knew, कौन कौन सी भाषा जानते थे?
संस्कृत। तो उन्होंने सारे वेद पढ़े और लोगों को बताया देखो जो तुम कर रहे हो ये कहीं नहीं लिखा है। और साथ में पर्शियन, फारसी भी जानते थे, मुसलमानों का भी सुधार कर दिया पर्शियन। लेकिन और मुसलमानों में जिसने सुधार किया वो मारे ही गए। सूफी संत आए थे, सारे सूफी संतों को मार दिया। जो इस्लाम के कट्टर लोग हैं ना, वो समाज सुधारकों को स्वीकार नहीं करते। वो कहते जैसी कुरान थी उसमें जरा सा भी बदलना नहीं चाहिए। लेकिन चीजें बदल गई हैं 1500 साल में। तो सूफी संत आए थे हमारे यहाँ, मोइनुद्दीन चिश्ती, अभी जो 1 तारीख को प्रधानमंत्री ने चादर भेजी है ना, वो मार दिए गए लोग। अच्छे अच्छे जो सूफी संत आए थे भक्ति काल में, तो लोगों ने कहा नो मॉडरेट इस्लाम, वी वांट स्ट्रिक्ट इस्लाम। उन्होंने कोई सुधार ही नहीं किया, तो बड़ा मुश्किल हुआ। लेकिन हिंदू समाज में या दूसरे समाज में लोगों ने सुधार स्वीकार किए कि भाई समाज चेंज हो रहा है, ह्यूमन बदल रहा, हर चीज बदल रही, तो हम भी बदलेंगे। तो जो बदल लिया, तो हिंदुओं ने फिर क्या किया, अपनी बहुत प्रथाएं थी गंदी गंदी। अब सती प्रथा ही देख लो, विधवा विवाह की मैंने बात की, विधवा की, वो सब बदल डाली गई। जो खराबी थी उसे बदलना चाहिए, बदलना चाहिए। और किसने बदला बोलो? दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, सबके नाम आएंगे। फिर भी ये पर्शियन जानते थे, इन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किया। जब देखा कि इनके जान पे बन आई, लोग मारने दौड़े थे पीछे, ये मरना नहीं चाहते, हमें बहुत काम करना है। तो फिर इन्होंने किया था प्रयास से कि ये नहीं चाहते थे कि कुछ भी गलत हो। और क्या जानते थे? एंड वेस्टर्न लैंग्वेज, वेस्टर्न लैंग्वेज। जोधा अकबर पिक्चर जिसने देखी होगी, उसमें जो अकबर था वो सूफी संतों के वो कराता था भजन। लेकिन बाद में औरंगजेब तक आते आते कट्टरता इतनी बढ़ गई, सारे लोगों को अपने वीणा और वो सब लेकर के सर पे जा रहे थे। तो उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो? औरंगजेब ने पूछा, तो बोले इनको हम दफन करने जा रहे हैं, जमीन में गाड़ने। बोले ठीक है, वो समझ गए। बोले अब तो आपके राज में हमारा कोई संगीत का तो कुछ है ही नहीं, आप तो। बोले ठीक है, अच्छे से गाड़ना, 6 फीट नीचे, कहीं निकल के ना आ जाए। चलो अब देखिए स्ट्रेटेजी एडॉप्टेड। इन्होंने क्या क्या बताइए? They were therefore more than willing to listen Ram Mohan Rai, who was reputed to be learned. In 1929 क्या हुआ बताओ? हाँ, सो उन्होंने अपनी राइटिंग्स लिखी, एंशिएंट टेक्स्ट का दिखाया कि देखो सती प्रथा है ही नहीं जो करा रहे हो। और 1929 हमारी आजादी से कितने साल, 1829 में ही सती बैन हो गई। देखो हम लोग आजाद कब हुए? 1947। और 1829 में सती प्रथा क्या हो गई? लगभग बहुत पहले ही सती प्रथा बैन। ये राजा राम मोहन राय की वजह से हुआ। अंग्रेजों ने बैन कर दिया। उन्होंने वहां अंग्रेजों के पास भी कहा सर ये चीज कहीं नहीं है। अंग्रेज डरते थे ना करने से पहले कुछ भी, लेकिन जब उन्होंने टेक्स्ट दिखाया और इंग्लिश में बोलते थे, वेस्टर्न लैंग्वेज जानते थे, सर देखिए कहीं नहीं, इसे बैन करिए। बैन हो गए, फिर कोई सती नहीं कर पाता, नहीं तो अंग्रेज कुछ बोलते ही नहीं थे। तो इन्हीं के प्रयास से इन 1829 सती प्रथा बैन। कई अच्छे काम हुए अंग्रेजों के आने से रिफॉर्मर। स्ट्रेटेजी एडॉप्टेड बाय राम मोहन राय is also used by other reformers. Whenever something is harmful, they have produced text. जो भी गलत होता था तो ये वेद दिखा देते थे, उपनिषद दिखा देते थे, पुराण दिखा देते थे, देखो कहाँ लिखा तुम जो कर रहे हो, लोग मान जाते थे। और सरकार को भी दिखा देते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कि सर कहीं नहीं लिखा, ये लोग कर रहे हैं, इट इज इलीगल। तुमको मालूम है वो कौन था जो हमारा कार्नवालिस था क्या, जिसके एक तरफ मुंशी बैठे थे, एक तरफ पंडित, वो कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो जब वो तो लिटरेसी पे चलता था, वेद कुरान पर और कुरान पर, पुराण और कुरान, इन्हीं से तो हमारी पूरी सब बनी है। वो दिखा दिया राम मोहन राय ने, मान लिया, नियम बन गए। अब देखिए अगला चित्र देखो, ये तुम्हें क्या लग रहा है? ये हुक स्विंगिंग फेस्टिवल, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है कि इसमें ये जो पीछे की स्किन है, स्किन में हुक निकाल दी गई।
टांग दिया गया। समझ आई बात की नहीं? वो चित्र देखो, हुक यहाँ इस चमड़े पे हुक लगा दी गई और इधर से उधर उछाल रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं और लोग ताली बजा रहे हैं और ब्लड गिर रहा है। ये क्या फेस्टिवल है? ये कोई फेस्टिवल है ना? ये कहाँ होता था बताओ? सफरिंग इट इज रिचुअल with hooks piled through skin they swung themselves on a wheel। तो देखो इसमें क्या दिखाया गया है कि व्हील पर है, ठीक है। In the early 19th century European official began criticizing these customs rituals। इसे बार्बरिक कहा गया, बोला गया ये गलत है, क्रूर है, तो इसलिए ये अंडर अटैक आ गया। आगे देखिए कि जिसने सती प्रथा को एडवोकेट किया कि सती प्रथा अच्छी, उसका क्या मत था, और जिसने अपोज किया उसका क्या मत था। एडवोकेटिंग सती प्रथा, कुछ लोग समर्थन में थे कि नहीं हटनी चाहिए, सती कर दो। उसका हस्बैंड 80 साल का मर गया, इस 13 साल वाली को मार दो, इसे फ्री में क्यों खाना देना। कुछ लोगों का नहीं, इसे कमरे में बंद कर दो, इसे खाना देते। दो अलग अलग विचार है। अब किसका अच्छा विचार है? एक कह रहा है मार दो, इसी की वजह से तो इसका पति मारा है, मतलब वो मरते ही नहीं। और दूसरा कह रहा है नहीं, इसके बाल हटा के सफेद कपड़े पहना के कमरे में बंद कर दो, रोटी नमक जिंदगी भर देते हैं। अब ये देखो, मतलब इसका इसलिए बाल हटाओ क्योंकि अब इसको सौंदर्य का कोई अधिकार नहीं है, इसमें सुंदरता नहीं रहनी चाहिए। अब ये एडवोकेट देखो, एडवोकेट ऑफ सती क्या कह रहे हैं? वुमेन बाय नेचर आर इंफीरियर। उन्होंने लिखा कि औरतें दोयम दर्जे की होती हैं, इंफीरियर इन नेचर। कहते हैं कि मेल आर सुपीरियर एंड फीमेल आर इंफीरियर, ऐसा लिखा है। Many of them on the death of their husband become desirous of accompanying them, but to remove every chance। तो अगर मान लीजिए इसमें लिखा है अगर उसका पति नहीं रहेगा तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वो किसी के साथ भाग जाएगी, इसलिए बेहतर है कि उसे जला दो। और दूसरा जो अपोनेंट है वो क्या कह रहे हैं? When did you ever afford them a fair opportunity? तुमने एक फीमेल को कब अच्छी अपॉर्चुनिटी दी? तुमने एक स्त्री को कभी पढ़ने नहीं दिया, तुमने इस बाहर जाने नहीं दिया, और अब कह रहे हो स्त्री इंफीरियर है। अगर तुमने सही चांस दिया होता, पहले नहीं दिया जाता था ना, लड़कियों को पढ़ाया ही नहीं जाता था, ये थोड़ा बहुत पढ़ा दिया जाता था चिट्ठी लिखने का। तो लिखा है when you have given a chance, if you would have given chance then the girl might have proved better। अच्छा प्रूव कर लेती। तो ये सपोर्टर ठीक कह रहे हैं। अब आगे देखो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कौन सा समाज की स्थापना की? आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती ये भी समाज सुधारक थे। वाज रिफॉर्मर एंड हु फाउंडेड आर्य समाज। वाज रिफॉर्मर फाउंडेड आर्य समाज। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। तो कह रहे हैं कि तुम श्रेष्ठ समाज बनना चाहते हो तो श्रेष्ठ लोगों की तरह व्यवहार करो, इस तरीके से बार्बरिक एक्ट मत करो, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ विडोज हु एक्चुअली रीमैरिड, ही उन्होंने क्या किया? दैट इज विडो रीमैरिज। ही एडवोकेटेड, उन्होंने सती प्रथा बंद कराई। इन्होंने कहा अच्छा बंद हो गई तो वो अब जो औरतें बच गई हैं उनका क्या होगा? वो तो विधवा हो गई, सती प्रथा बंद हो गई ना, तो औरतें विधवा हो गई, उनके लिए भी तो कुछ सोचो। 13 साल की लड़की के लिए, पद्मिनी कोल्हापुरी के लिए, तो क्या सोचोगे? उसकी शादी कराओ। बाल विवाह तो पहले होता था ये सब, पहले इतना फिर बाल विवाह भी बंद होगा, अभी अगले पेज पे बंद हो जाएगा, चाइल्ड मैरिज भी बंद हो जाएगी, सब हो रहा है धीरे धीरे। तो रिफॉर्म्स हुए। सो इसमें क्या किया? ही एडवोकेटेड विडोज रीमैरिज, उन्होंने विधवा विवाह शुरू करवाया, ठीक है।
इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कब की? 1875 लिखो, 1875 टाइम लाइन देखो। 1875 में कौन सी समाज की स्थापना की? और उसके पहले यहाँ पे सतीलैंड। आर्य समाज। मुझे लगता है तभी ब्रह्म समाज की भी स्थापना हुई होगी, दिखाई नहीं बुक में कब हुई है, थोड़ा पहले हुई होगी, 2-3 साल पहले आर्य समाज बनाया। और उन्होंने इसके लिए नाउ अगला पेज देखिए, ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में आप क्या जानते हैं? इन्होंने क्या किया बोलो? सेटअप करी थी, क्या किया था? गलती स्कूल बनाया। स्कूल बनाया था, अच्छी बात है। ईश्वर चंद्र, सही बात है, विद्यासागर। क्योंकि पहले लोग स्कूल में गर्ल्स को भेजते ही नहीं थे, घर में थोड़ा बहुत पढ़ा लिया तो पढ़ा लिया। तो इन्होंने क्या किया? गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल, सो विद्यासागर इन कलकत्ता and many other reformers in Bombay set up a school for girls. So that he started, इन्होंने क्या किया? गर्ल्स स्कूल इन कलकत्ता। और रस सुंदरी देवी ने क्या किया बताओ? उसी में ही तो लिखा है वहीं पे। अच्छा, इन्होंने तो बॉम्बे में करी थी। अदर्स ने बॉम्बे की पढ़ो। विद्यासागर इन कलकत्ता एंड मैनी अदर रिफॉर्मर्स इन पंडिता रामा पढ़ो। ये सीक्रेटली इनने पढ़ाई की थी, हाँ? सीक्रेटली पढ़ाई की थी। रस सुंदरी देवी ने चुपचाप गुपचुप तरीके से पढ़ाई कर ली। अब जरा देखो, बुक में पढ़ रहे हो, read about रस सुंदरी देवी in your book social and she was one who secretly learned, और क्या किया? Right in the flickering light of, और वो लेखिका बन गई रस सुंदरी देवी। उसी की तीसरी चौथी लाइन जहाँ ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम लिखा है, लास्ट की 3-4 लाइन पढ़ो, नाम देखा क्या? तो इन्होंने सीक्रेटली पढ़ाई की और क्या बन गई बताइए? बिकेम राइटर। तो वो लिखने लगी। अल्टीमेटली सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ उसके बारे में बताया गया है। नाउ आप देखिए, स्टूडेंट्स ऑफ हिंदू महिला विद्यालय, 1875 की बात है जब आर्य समाज बना, उसी समय में ही उसी के समकालीन थे, दैट इज कंकरेंट। तो उस समय देखो, ये पहली महिला विद्यालय की लड़की है, फर्स्ट महिला विद्यालय। वुमेन राइट अबाउट वुमेन, जब महिला विद्यालय बन गया उसी समय कुछ रिफॉर्मर्स और आई। देखो, इसके अलावा नॉर्थ इंडिया में कुरान, वुमेन लर्न टू रीड कुरान इन अरेबिक। और अरेबिक लैंग्वेज बहुत कठिन है, लेकिन उस समय औरतें कुरान पढ़ना सीख गई थी अरेबिक में, अरेबिक सीख ली थी। फारसी कठिन है और फारसी से ज्यादा अरेबिक कठिन है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, और फारसी से भी ज्यादा। लेकिन उस समय मुमताज अली ने क्या किया? अगली लाइन पढ़ो। मुमताज अली रीइंटरप्रेटेड वर्सेस फ्रॉम कुरान टू आर्ग्यू वुमेन एजुकेशन। मुमताज अली ने बताया कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि औरतों को शिक्षा ना दो, और तुम लोग ऐसे ही औरतों की शिक्षा बैन किए हुए हो। तो मुमताज अली ने बताया, अली भी रिफॉर्मर थी, रिफॉर्मर स्टेटेड दैट इन कुरान nowhere is mentioned that female education is banned। रिफॉर्मर स्टेटेड, इन्होंने क्या स्टेट किया बताओ? दैट nowhere इन, अभी तुम लोगों ने परसों की न्यूज सुनी, अफगानिस्तान ने कहा है कि जिस हर कमरे में जहां औरतें होती हैं उन खिड़कियों में चुनवा दो दीवार, वो बाहर देख ना सके। औरतों को धूप का संपर्क नहीं होना चाहिए, पूरा उस चुने हुए दीवारों में रहना। दरवाजा होना चाहिए बस, उसमें कोई भी जिस घर में औरतें हैं वहां खिड़कियों पे
ईंट उठा। बाहर का कोई औरतों को ना देख सके। इसका क्या मतलब है? पहले तो ये करते थे कि अगर औरत के जब वो कपड़े पहने इतनी उंगली दी गई तो हाथ काट देते थे। हाँ। और वो उस ईरान में तो तुमने देखा था, उसका एक बाल बुरके से निकला था, उसका सर काट दिया औरत का। बाल तुम्हारा निकल आया बुरके से, काटो सर इसका। तो ये फिर तो ईरान में बहुत सारा विद्रोह हुआ कि ऐसे क्या। और बड़ी पढ़ी लिखी PhD डॉक्टर थी औरत, तो उन्होंने कहा कि ये सर्जरी कर रही थी, ऑपरेशन, उसका एक बाल बाहर आ गया। बाल इसका पहले सर काटवा कह रही ऑपरेशन पे ध्यान दे रही, बाल पे नहीं दिया ध्यान। अभी भी समाज बहुत पिछड़ा है, तुम ऐसा ना सोचो, समाज के लोग बहुत पिछड़े। तो ऐसे कैसे ह्यूमन सोसाइटी कैसे डेवलप करेगी जब इतना कंजर्वेटिव। तो इन्होंने क्या बोला, नो वेयर इन कुरान इज स्टेटेड, क्या स्टेट नहीं किया गया है, दैट वुमेन एजुकेशन इज बैन। That women education is, उस समय इतना कहने के लिए भी बड़ी हिम्मत चाहिए थी, लेकिन इन्होंने कहा। आगे देखो, क्या तुम लोग जानते हो बेगम रुकैया, शेखावत हुसैन, इन लोगों ने क्या किया? देख लो, बेगम्स ऑफ भोपाल, गर्ल्स के लिए स्कूल चालू। लो मुस्लिम गर्ल्स के लिए स्कूल भी शुरू हो गया। बेगम ऑफ भोपाल, शेखावत हुसैन एंड बेगम रुकैया had started। सर तुम कितनी हो गई? 10 ठीक है। सर तुम मदरसा का क्या हुआ? देखो बेगम ऑफ भोपाल, भोपाल की बेगम थी बेगम रुकैया। इन्होंने ये 3 जिन्होंने शुरू किया, इसका चैप्टर भी 8th क्लास में, किसमें कि 7th में, ये 3 और ये संस्कृत में एक चैप्टर है। आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं? पंडिता रामाबाई नहीं, उन्हीं का है पंडिता रमाबाई, उनका है। तो भी आपकी बुक आपके क्लास में नहीं, लेकिन 3 मुस्लिम गर्ल्स ने जो स्कूल चलाया, ये रास्ते में जब आती थी तो इनको पत्थर मारे जाते थे, इनको चोटें भी बहुत लगी, लोग पत्थर बरसाते। वो तो आप सावित्रीबाई फुले का बता रहे हो। बेगम, इनका भी कहानी है, बेगम रुकैया एंड शेखावत हुसैन। सर इस साल सावित्रीबाई फुले संस्कृत की बुक। देख लो, ये सब हैज स्टार्टेड स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल्स, हैज स्टार्टेड स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल्स। मुस्लिम गर्ल्स के लिए स्कूल बना दिया। लो कितनी बड़ी बात है। देख लो, बीच में रुकैया बेगम बैठी है। अब पंडिता रामाबाई के बारे में तुम क्या जानते हो? 1880 तक तो लड़कियां यूनिवर्सिटी पहुंच गई। ताराबाई शिंदे एजुकेटेड एट होम, पब्लिश्ड ए बुक स्त्री पुरुष तुलना। तो ताराबाई शिंदे ने किताब लिख दी। देख लो, ताराबाई शिंदे has wrote a book, स्त्री पुरुष तुलना। तुलना का मतलब समझते हो? कंपैरिजन। स्त्री पुरुष के बीच में क्या कंपैरिजन है? तो शी फाउंडर्स, उन्होंने एक और काम किया। पंडित रामाबाई ने क्या कर डाला? विडोज के लिए लो, पंडिता रामाबाई ने तो विडोज, विधवा घर खोल डाले। तुम अभी भी वृंदावन जाओगे ना, वहां घर घर में, वहां सारी कलकत्ता की जितनी विधवाएं सब वृंदावन भेज दी जाती थी। आज भी वहां पर
कई हजार 70,000 विधवाएं रहनी कलकत्ता में। हाँ? भेज देते हैं वो। कलकत्ता से वहां भेज देते थे। 13 साल 14 साल तुम अगर कहीं खड़े हो तो वो हाथ निकाल के खींच के तुमको अंदर कर लेंगे। इसलिए कहा जाता है बच बच के रहो, किसी दरवाजे पे टेक ना लगाओ। टूरिस्ट वो बताता रहेगा, उनको बस बंद कर दिया गया ले जाके, और फिर बुला के पैसा दे दे, ये दे दे, वो दे दे, बस छीन लेंगे सामान। लगता है खींच लेंगे। लूटने के लिए जो तुम्हारा सामान सब लूट लेंगे। सब समझ गए ना? वो आप कैसे सर्वाइवल करें, उनके लिए उनको कैसे क्या कर सकते हो? हाँ? लड़के लड़कियां कोई भी, लड़के और लड़कियां वो खींच के सामान सब लेके तुमको जाओ। वो विधवा विधवाएं रहती हैं वहाँ, कैसे अपना खर्चा चलाएं? जो चोरी और क्या तुमने उनके लिए क्या रास्ता छोड़ा बताओ? कुछ 13 साल के, एक तरीके से वो मानसिक रोगी हो गई। तुमने उनको हेल्दी रहने दिया क्या? नहीं। उनको अच्छे जीवन नहीं दिया, ना उनका विवाह किया, वहां जाके बंद कर दिया, कईयों को वृंदावन भेज दिया। क्या होगा ऐसे इंसान? हम ही लोगों को कर दिया जाए ऐसे बंद कर दो तो क्या हम अब नॉर्मली नहीं बिहेव करेंगे? कुछ सही हेल्दी सोसाइटी भी चाहिए ना, सही तरीके से रखना चाहिए। वृंदावन में आम बात है। तो बोलो पंडिता रामाबाई ने क्या कर डाला? इन्होंने विडो होम बना डाला, समझो वृंदावन बना डाला। मेड विडोज होम बना डाला। और क्या किया? दैट इज, अगले पेज में देखो, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस लेंट देयर सपोर्ट टू डिमांड ऑफ इक्वलिटी। बाद में इनकी इक्वलिटी हुई। अगले पेज में किसकी शादी दिखाई गई? 8 साल की लड़की। लॉ अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, ये किसने बनाया? सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। जब देश मतलब नंबर ऑफ 8 साल मेंबर्स, देखो इन 1929 में देश की आजादी की बात होने लगी थी, और उस समय फिर क्या हुआ? एक एक्ट बन गया कि चाइल्ड मैरिज बैन होनी चाहिए। 8 साल की लड़की, ठीक है, चलो बाहर निकलो, पढ़ने के लिए आई है। देखो इन 1929 क्या हुआ? लिखो, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंड एक्ट पास हो गया। चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंड एक्ट वाज पास। चाइल्ड मैरिज बंद हो गई, अब 8 साल की लड़कियों की नहीं होगी शादी। इन्होंने बता दिया कि अभी भी 20% लड़कियां अभी भी 18 साल से कम एज में शादी हो रही है, और राजस्थान में तो 50% है। गांव में अभी भी हो रही 15-15 साल की लड़कियां, राजस्थान में सबसे ज्यादा है। और यहाँ 17-17 साल के लड़कों की शादी कर देते हैं, चाहे कुछ कमाता हो या ना कमाता। कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स, ठीक है, इसको कल कर देंगे। कल शाम की क्लास होगी 3:45।